हेलो डियर स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको एरिया अंडर द कर्व भी बोलते हैं, उसका थर्ड पार्ट। क्योंकि दो जो पार्ट हैं, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड एक्स एक्सिस एंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड वाई एक्सिस, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड these two topics in earlier classes और in the earlier video. ओके, तो हम अब क्या करते हैं, ये जो लास्ट सेशन है एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स, इसको डिस्कस करना चाहते हैं। तो देखो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और यही सबसे ज़्यादा जेड वाली मेन एडवांस, साथ ही साथ बोर्ड्स में भी सबसे ज़्यादा यही आता है क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एरिया बाउंडेड बाय द टू कर्व्स का क्या प्रोसीजर होता है, आप कैसे इम्प्लीमेंट करोगे, कैसे समझोगे कि एरिया बाउंडेड बाय द टू कर्व्स का क्वेश्चन है। कोई भी आए, एरिया अंडर द कर्व का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है ड्रॉ द कर्व्स। तो इसके लिए मैंने एक बताया है कर्व ट्रेसिंग करके एक टॉपिक, उसमें मैंने सारे कर्व्स को डिस्कस किया है। तो आप वो वीडियो जाके देख लेना कर्व ट्रेसिंग का, फिर ये वाला वीडियो देखना। ठीक है, तो ड्रॉ द कर्व, पहला काम क्या है, आपको कर्व या तो क्वेश्चन में गिवन होगा या आपको खुद से ड्रॉ करना होगा। तो पहला स्टेप क्या है, ड्रॉ द कर्व्स। दूसरा स्टेप, ड्रॉ द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। फिर क्या करना है, पहले तो आप दोनों कर्व को आपने बनाया, उसके बाद क्या किया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉप किए। कहाँ पे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स, draw the perpendicular from the point of intersection of two curves on x axis, x and y axis। मतलब कहाँ कहाँ ड्रॉप करना है, x और y एक्सिस पे आपको परपेंडिकुलर्स ड्रॉप करने हैं। ये दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। तो पूछोगे सर हाउ टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। अब देखो, दो कर्व्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। और सॉल्व कैसे करोगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ओके, तो चलो, मैंने बताया था एरिया इक्वल टू ए टू बी वाई डी एक्स होता है, या फिर एरिया इक्वल टू ऐसा भी बोल सकते हो सी से डी एक्स डी वाई होता है। ये दोनों एरिया के फॉर्मूलेज है। ठीक है, तो अब इसका मैं मीनिंग बताता हूँ, ये आया कैसे। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स होता, तो एफ एक्स को हम वाई लिख सकते थे। तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है एरिया बाउंडेड बाई वाई इक्वल टू जीरो, मतलब दिस, वाई इक्वल टू जीरो मतलब एक्स एक्सिस, एंड द लाइन एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू बी। ठीक है, तो यहाँ पे x इक्वल टू ए कहाँ से आ गया, तुम सोचोगे। देखो यहाँ पे dx लिखा है, इसका मीनिंग जो अपर लिमिट होगा और जो लोअर लिमिट होंगे वो दोनों किसके होंगे, x के होंगे। ठीक है ना, तो याद क्या रखना है कि अपर लिमिट जो होगा और जो लोअर लिमिट होगा वो दोनों x के होंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर इसकी बात करो तो इसको क्या डिफाइन करोगे, बताओ, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे एरिया बाउंडेड बाय, देखो यहाँ क्या लिखा है, x इक्वल टू जीरो एंड x इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू सी एंड y इक्वल टू डी। ठीक है ना, विद y एक्सिस। क्यों y एक्सिस, यहाँ पे y वाला है और यहाँ x इक्वल टू जीरो किसको डिनोट करता है, x इक्वल टू जीरो क्या डिनोट करता है कि वो y एक्सिस है। ओके, तो यहाँ पे देखो c टू d, c से d तक x dy लिखा है। तो ये भी आपको ये सर ये फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है, तो चलो ये हम फॉर्मूला को देख लेते हैं कि फॉर्मूले आते किधर से हैं। तो चलो यहाँ पे देखो, मान लो तुम्हें किसी ने दिया देखो तुम्हें क्या करना है, एरिया निकालना है। तो एरिया निकालना है, तो मैंने एक कर्व ले लिया, लेट से कोई भी ले लेता हूँ। चलो एक कर्व ले लिया मैंने ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे लेट से ए है और यहाँ पे लेट से बी है। तो तुम क्या करोगे, इतना एरिया निकालना है, तो यहाँ पे क्या करोगे, एक छोटा सा, बहुत छोटा एक स्ट्रिप चूज करोगे। स्ट्रिप चूज करना है, मतलब एक छोटा सा स्ट्रिप होना चाहिए। अब बताओ, ये एक्स एक्सिस है, कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस, तो ये कितनी लंबी एक्स एक्सिस है,
तो इतनी छोटे से जो जगह होगा इसको क्या बोल देंगे, dx। dx मतलब एक छोटा सा जगह, छोटा सा x। तो ये छोटा सा x है ना। अब y तो देखो लंबा है ये y, तो इसको मैंने बोल दिया y। इसको हम, चलो तो अब देखो ये एक तुम्हें रेक्टेंगल की तरह नहीं दिख रहा है, रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है नहीं, बहुत छोटा है। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जब बहुत छोटा लोगे तो यहाँ पे बताओ एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ। तो ये तो इस पर्टिकुलर एरिया का, इस पर्टिकुलर स्ट्रिप का एरिया मिला। अब ऐसे इसमें कितने स्ट्रिप्स आ सकते हैं तुम बताओ, इधर भी स्ट्रिप, 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 बहुत सारे छोटे 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 स्ट्रिप आएंगे। तुम क्या करोगे, सारे स्ट्रिप्स को अगर मैं सबको एक साथ फेविकॉल लगा के सबको चिपका दूं, मतलब सारे को ऐड करके इतना एरिया बना सकता हूं ना। मतलब मुझे करना क्या होगा, ऐड करना होगा, सम करना होगा। तो देखो मैंने एस लिख दिया, एस को ही तो इंटीग्रेशन बोलते हैं। लेकिन ऐसे तो हम ऐड करते जाएंगे, तो ये मैं इधर तक चला जाऊंगा और इधर तक चला जाऊंगा। लेकिन एक इन्होंने डिफिनिट लिमिट बोली है कि ए से बी तक को ही ऐड करना है, ए से बी तक को ही ऐड करना है। तो यहाँ पे हमेशा स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ कि हमेशा स्टार्ट कहाँ से करना है, लोअर लिमिट से। तो ए से स्टार्ट करना है, बी तक यहाँ पे क्या करना है, एंड करना है। तो आपको अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखो ये फॉर्मूला निकल के आ गया ना, यही फॉर्मूला बताया था। सिमिलरली अगर मैं एक्स डी वाई ऑब्टेन करना चाहूँ तो उसके लिए भी मैं बना देता हूँ। तो ये सबको समझ में आया ना। तो यहाँ पे ये आपको लिमिट समझ में आ गई, ठीक है। तो कुछ लोग सोचेंगे सर ये y, यहाँ पे तो y इतना है, इधर आओगे तो y छोटा हो जाएगा, इधर आओगे तो y छोटा हो जाएगा। तो भाई खुद सोचो कि यहाँ पे ये इंटीग्रेशन है, अगर ये y कांस्टेंट होता, मतलब यहाँ पे भी y, यहाँ पे भी सेम y, अगर ये कांस्टेंट होता तो इसको मैं बाहर नहीं निकाल देता, इसको मैं बाहर निकाल देता। क्योंकि हम इंटीग्रेट किसको करते हैं, वेरिएबल को करते हैं। अब यहाँ ये जो y है इसकी लेंथ यहाँ पे इतना है, थोड़ा सा इधर आएंगे तो y की लेंथ घट जाएगी, और थोड़ा सा इधर आएंगे तो और घट जाएगी, और थोड़ा सा इधर आएंगे और घट जाएगी। वैसे ही इधर भी है, मतलब y की लेंथ घटती जा रही है, बढ़ती जा रही है। कभी कभी कुछ ऐसा एरिया आएगा जहाँ पे बढ़ेगी भी, ठीक है। तो इसीलिए ये वेरिएबल है। इसीलिए देखो कांस्टेंट होता तो जाने देता, वेरिएबल है इसीलिए मैं इसे क्या इंटीग्रेट करूंगा, ठीक है। तो चलो अब इसको तुम फॉर्मूला आ गया ना, तो चलो एक और देख लेते हैं। तुम लोगों को और भी डाउट हो सकता है कुछ को। तो चलो मैंने एक और कर्व ले लिया, लेट से ये कर्व ले लिया, ये एरिया निकालना है। यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है। तो मैं क्या करूँगा, इस बार मेरे को वाई कोऑर्डिनेट दिया है तो मेरे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होगा ऐसा स्ट्रिप चूज करना। तो मैंने ऐसा स्ट्रिप सेलेक्ट किया। अब बताओ ये पूरा क्या है, वाई, तो ये छोटा सा क्या होगा, डी वाई। तो बताओ वैसे ही ये क्या होगा, एक्स। अरे क्योंकि ये एक्स एक्सिस है तो इसके पैरेलल है, लंबा भी है, तो एक्स ले लिया। अब बताओ ये एक रेक्टेंगल नहीं दिख रहा है, तो एरिया क्या आएगा इस रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एक्स डी वाई। लेकिन ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे स्ट्रिप मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ। मतलब ऐड करना मतलब सम करना, तो सम कर दिया। लेकिन ऐसे तो मैं सम करते 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 ऊपर तक और सम करते करते नीचे चला जाऊंगा। लेकिन उन्होंने इसीलिए पर्टिकुलर एक पॉइंट दे रखी है कि सी से डी तक ही इंटीग्रेट करना है। तो चलो सी से, या फिर यहाँ पे स्टार्ट किधर से हो रहा है, डी से, तो पहले लोअर से लिखते हैं। तो डी से लिखेंगे, डी से लेके सी तक, ठीक है ना। तो हमारा निकल गया, ठीक है ना। मैंने जो डायग्राम बनाया उसमें अगर यहाँ सी लिखता तो सी से डी करता, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या निकल गया, एरिया। तो यही कॉन्सेप्ट हम हर जगह यूज करने वाले हैं। जो इंटीग्रेशन है ना उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है कि मैं जिसको इंटीग्रेट करूंगा उसके नीचे के एरिया निकल जाएगा। लाइक अगर मैं तुम्हें इंटीग्रेट करूं तो तुम्हारे नीचे का एरिया निकल जाएगा। तो बोलो सर ये आप क्या बोल रहे हो। हाँ देखो, समझने की कोशिश करो कॉन्सेप्ट को। यहाँ पे देखो ये है एम, लेट से मैंने ले लिया एम। चलो एम को यहाँ पे ए है लिमिट और यहाँ है बी है, तो ए से बी तक का एम का एरिया, एम कितना कर रहा है वो बताना है। तो हमेशा याद रखो। अब हम क्या करें, मैंने तुम्हें क्या बोला, यही वो ट्रिक है कि मुझे जिससे मैं इंटीग्रेट करूंगा उसके नीचे का एरिया निकल जाएगा। मतलब मुझे एम के नीचे का एरिया निकालना है, तो ये है ना एम के नीचे का एरिया।
अरे एम के नीचे का एरिया यही है ना, लेकिन तुम सोचोगे सर ये तो नीचे और भी जाएगा, लेकिन तो हमेशा याद क्या रखना है, एम का नीचे का तो एरिया होगा, लेकिन कहाँ तक, अप टू एक्स एक्सिस, अप टू एक्स एक्सिस वर्ड याद रखना है। तो मैं जिस भी चीज को इंटीग्रेट करने वाला हूं उससे हमें एरिया मिलेगा, लेकिन अप टू एक्स एक्सिस। तो चलो अगर मैं इस एम भाई साहब को इंटीग्रेट कर दूं, एम भाई साहब को ए से बी तक, तो ये होगा कि मैं ए से बी तक एम कितना जो एरिया है वो ऑक्यूपाई कर रहा है वो मिल जाएगा। कहाँ तक, अप टू एक्स एक्सिस तक। ठीक है ना। अगर और नीचे निकालना होता तो ऊपर वाले का निकालो और ट्वाइस कर दो, अगर ये सिमेट्रिकल होता तो। हमेशा सिमेट्रिकल फिगर में एक पोर्शन का निकालते हैं, बाकी सबका ट्वाइस, थ्राइस या फिर फोर्थ टाइम कर देते हैं। तो मैं डिस्कस करूंगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये याद रखना ट्रिक। तो चलो मैं एक एग्जाम्पल पिक करता हूँ। चलो एक एग्जाम्पल पिक करता हूँ, लाइक मैंने दिया, चलो एरिया निकालना है, एरिया बाउंडेड बाई क्या ले लूं, एरिया बाउंडेड, चलो हमें क्या निकालना है, एरिया बाउंडेड बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स और एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। मतलब ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, पैराबोला है। अरे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax की वैल्यू, ये वैसा ही तो है, 4 इंटू 1/4 ऐसा लिख सकते हैं ना इसे। और दूसरा वाला क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 1/4y। मतलब ये दोनों एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay हैं और ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, केवल एक ही वैल्यू है। ठीक है ना। तो चलो इनको अगर ड्रॉ करो, और एरिया बाउंडेड बाई, बाउंडेड का मतलब होता है घिरा हुआ। तो चलो एरिया बाउंडेड बाई, तो पहला स्टेप, चलो अभी तुम्हें बता देता हूँ मैंने जो बोला था कि वो कैसे करना है। तो पहला स्टेप, ड्रॉ द कर्व। तो पहला कर्व ये हो गया मेरा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4y² इक्वल टू एक्स का, इसका ग्राफ। अब दूसरे वाले का ग्राफ मैं ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसा आएगा ना। तो ये भी ड्रॉ कर दिया। अब देखो ये वाला और ये वाले ग्राफ में केवल यही एरिया जो है वो बाउंडेड है। तो बताओ ये दोनों कर्व कहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे और यहाँ पे। तो यहाँ पे तो मालूम है हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0,0, क्योंकि ये ऑरिजिन है। लेकिन यहाँ पे नहीं मालूम, तो हमें क्या करना होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉप करना होगा। सेकेंड स्टेप देखो, वहाँ पे सेकेंड स्टेप क्या बोला था, ड्रॉ द परपेंडिकुलर्स। तो कर दिया कहाँ पे, लेकिन ड्रॉ द परपेंडिकुलर्स ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस। तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। तो चलो ये अब यहाँ का कोऑर्डिनेट निकालना होगा हमें। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये पॉइंट जरूरी है। तो उसके लिए हमें, मैंने तुम्हें क्या बोला था, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब हमारी थर्ड स्टेप की बारी। तो मैंने बोला था थर्ड स्टेप कैसे निकालोगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे। तो चलो ये वाला है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। तो यहाँ पे देखो वाई की वैल्यू यहाँ पुट करूँ तो ये हो जाएगा एक्स रेज टू 4 इक्वल टू एक्स। इसको इधर लाओगे या फिर कट कर दो, तो एक्स क्यूब इक्वल टू, इधर लाओगे ना, चलो ले आते हैं इधर। तो x4 माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो x कॉमन, तो एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इसको पुट करो वापस, किसी इसमें पुट करो या फिर इसमें कर लो। तो y भी 0 आएगा और y भी 1 आएगा। मतलब ये पॉइंट 1,1 है। कैसा पॉइंट, ये पॉइंट हमारा 1,1 है। मतलब ये 1,0 आ जाएगा, आएगा ना। ये 1,1 है, इसके सीध में नीचे 1,0, क्योंकि ये x एक्सिस है तो y कोऑर्डिनेट 0। और बताओ इधर ये होगा 0,1, क्योंकि ये y एक्सिस है तो x कोऑर्डिनेट 0। अब बताओ मैं बताओ मैंने क्या बोला था। अब इसको मैं, इस वाले मुझे क्या चाहिए, ये केवल छोटा वाला एरिया चाहिए। तो देखो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, वापस से एक और ग्राफ ड्रॉ करते हैं। मतलब मुझे ये छोटा वाला एरिया चाहिए। तो ये छोटा वाला एरिया निकालने के लिए दो कर्व से मिलके बना है ये, ऐसा है ना। तो ये वाला मैंने ड्रॉ किया था। तो देखो इसको मैं दो पार्ट में स्प्लिट करता हूँ, ठीक है। तो दो पार्ट में स्प्लिट करूंगा तो क्या फायदे होंगे, देखो ये है ऊपर वाला
ग्राफ, मतलब ये है ऊपर वाला, ठीक है। तो ये है हमारा ऊपर वाला, ठीक है। अब एक और इसका निचले वाला भी बना देता हूँ। तो ये है हमारा नीचे वाला, ऐसा कुछ है ना ग्राफ। अरे देखो ना, ये है हमारा नीचे वाला और ये है हमारा ऊपर वाला। तो ये है हमारा, यहाँ पे लिख दूँ, हिंदी में ही लिख देता हूँ ऊपर वाला, ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे वाला, ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं इस भाई साहब को यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट करूँ तो इसके नीचे का एरिया मिल जाएगा ना। अरे अगर मैं यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करूँ तो इसका जगह भी लिख देता हूँ, 0,0 1,0 0,1, ये क्या होगा 0,0 और ये है 1,0, ये भी क्या है। अगर मैं इस भाई साहब को इंटीग्रेट करूँगा तो इसके नीचे का एरिया अप टू एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये निकल जाएगा, तो कर लो। अब चलो खुद देखो, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा, इस कर्व को, ये वाले, तो यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करूँगा तो इसके नीचे का ये सारा जो शेडेड रीजन है ये निकल जाएगा। और अगर मैं इस वाले को यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करूँ तो इसके नीचे का जो शेडेड रीजन है वो निकल जाएगा। और अगर मैं इसमें से इसको घटा दूँ तो ये बीच वाला नहीं मिल जाएगा। खुद देखो, अरे इसके नीचे पूरा, इसके नीचे पूरा, तो ऊपर वाले में से ये नीचे वाला हटा दूंगा तो बीच वाला नहीं आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, बीच वाला हमारा आ जाएगा। तो चलो वही करते हैं। तो चलो ऊपर वाले को इंटीग्रेट, तो मैं पहले ऊपर वाले का इसका एरिया मान लेता हूँ A1। तो बताओ A1 क्या आएगा, फॉर्मूला क्या होता है y/dx। तो 0 to 1, अरे स्टार्ट हो रहा है 0,0, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी है, यहाँ x की वैल्यू कितनी है, 0 है। और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, जहाँ पे ये इंड हो रहा है, कर्व इंड हो रहा है ना, तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 है। तो देखो 0 से 1। अब बताओ y/dx होता है ना, तो y की वैल्यू, चलो y की वैल्यू मैं इसके बाद रख देता हूँ। तो अब बताओ यहाँ पे आंसर क्या आएगा, y ये वाला ऊपर वाला कर्व है। ऊपर वाले कर्व का इक्वेशन क्या है, देखो y² = x, मतलब y = √x। तो यहाँ पे मैं रख दूंगा √x dx, 0 से 1। तो ये इंटीग्रेट करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये वाला इंटीग्रेट करो, पुट करो। फिर हम बात करते हैं A2 की। तो A2 की बात करेंगे, ये वाले, तो ये वाले कर्व को हमें इंटीग्रेट करने वाला। तो ये वाले कर्व का इक्वेशन देखो, ये वाले कर्व का x² = y, मतलब y = x², ऐसा लिख सकता हूँ ना, x² = y। तो यहाँ पे भी क्या होगा, y/dx। तो आंसर क्या हो जाएगा, x² dx। अब बताओ मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू A1 - A2। अब बोलो कैसे, A1 - A2, अरे ये वाला जितना एरिया ऑक्यूपाई किया है, इस वाले एरिया में से ये वाला एरिया हटा दूं तो देखो यही वाला बच जाएगा ना, ये वाला। तो ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना। इसका क्या होगा, x⁵3/2/3/2। इसका क्या होगा, x³ 3। मेरे पास स्पेस नहीं है इसीलिए सॉल्व नहीं कर रहा, ओके। और वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो ओके। तो आपको अगर समझ में आया देन लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब, ओके। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल।